बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त 27वीं तरमीम अपने मराहिल इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के साथ 64 अरकान के वोट के साथ 27वीं तरमीम मंजूर हुई है। इसमें 2 सेनेटर्स ने वोट डाले। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो साहब, जिन्होंने फ़ौरन मुस्ताफ़ी होने का भी फ़ैसला किया और इस्तीफ़ा अनाउंस किया। इसके साथ साथ सेनेटर अहमद खान साहब, जो कि JUIF के हैं, उन्होंने भी इस तरमीम के अंदर अपना हिस्सा डाला है। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर जो जमातें हैं, उन्होंने भी साथ दिया। नेशनल पार्टी ने इसके अंदर साथ नहीं दिया। इसके साथ साथ जो दीगर JUIF ने इसके ऊपर वोट नहीं किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़ाहिर है कि उन्होंने वोट नहीं किया। इसी तरह से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेंटर राजा अब्बास साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो वोट नहीं किया। तो देखा जाए तो 64 अरकान के साथ ये 2/3 अक्सरियत ले गई, और उसमें अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक हिस्से को मुकम्मल करती दिखाई दी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी है आज। मसलन 2 हिस्से इसके मेनली, NFC इससे निकल गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की। इसी तरह से जो बल्दियाती निज़ाम का मामला था वो भी साइड पे हो गया। जो 2 चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म के ज़िम्मे में आते हैं, यानी कि पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है वो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को जो है वो तब्दील करता हुआ दिखाई दिया है, जिसके ऊपर एक रिजेंटमेंट मौजूद है। खतूत का सिलसिला जारी हो चुका है। सीनियर वकला ने चीफ जस्टिस साहब को जो है वो ख़त लिखा है। दूसरी तरफ जो है वो 243 है, जो कि जो CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस के हवाले से जो क्लॉजेज़ हैं, और फिर उनसे जो एक पूरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हमें नज़र आती है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, और वो आइन के अंदर अब जो है वो हो चुकी है। उसका दूसरा हिस्सा अब कौमी असम्बली में होगा तो ऑफ कोर्स वो हो जाएगी। लेकिन जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि इस्तिस्ना का मामला, और इस्तिस्ना जो कि कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत को फॉर एवर ताहयात जो भी सदर मुमलिकत होगा उनके ऊपर किसी किस्म का भी उनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हो सकता। यहाँ पे साथ साथ जो फील्ड मार्शल हैं उनके ओहदे के हवाले से भी यही खबर है कि इस्तिस्ना उनको भी दिया जा रहा है, और उनको हटाना भी जो है वो अब अगर उनको हटाया जाता है तो वो भी 2/3 अक्सरियत के अलावा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कवर वहाँ पर दिया गया। नई बहस है, गो के इस बहस को इन अमेंडमेंट से पहले होना चाहिए था, मगर अब ये इन अमेंडमेंट्स के बाद तक जारी रहेगी। इसके असरात क्या होंगे? आइनी तब्दीली जो है ये क्या निज़ाम की मजबूती के लिए है, ये आइन की मजबूती के लिए है, या निज़ाम जो है इसी तरह से चलेगा और इन्हीं टर्म्स के ऊपर जो है वो निज़ाम आगे बढ़ेगा? इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि फारूक एच नाइक साहब जो हैं ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से क्या बातें की हैं, वो ज़रा सुनिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा इसके अंदर तमाम प्रोविंसेस की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी नुमाइंदा लिया जाएगा। हाई कोर्ट का जज को अगर नॉमिनेट किया जाएगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये जो अपॉइंटमेंट का क्वालिफाइंग पीरियड है उसको 7 से 5 साल कर दिया गया। अगर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस पे से अपॉइंटमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, उनकी इंटर से सीनियरिटी को वही रहेगी जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है, मगर अगर फ्रेश अपॉइंट तो उनकी जो सीनियरिटी है विल बी रेकन्ड फ्रॉम द डेट दे विल एज्यूम द ऑफिस। अगर 3 या 4 जज एक ही दिन ओथ लेते हैं तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज उनकी सीनियरिटी को माना जाएगा। बिकॉज टैक्स केसेस के अंदर लोग स्टे ले लेते थे, 1 साल के अंदर अगर केस का फैसला ना हुआ तो ऑटोमेटिकली स्टे ऑर्डर वेकेट हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ जजेस की भी बात हुई, मगर कमेटी ने इसके अंदर एक कैविएट डाला है, वो ये डाला, ये इम्यूनिटी जो है प्रेसिडेंट की जो पब्लिक नहीं अप्लाई नहीं होगी अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाता है इलेक्शन लड़ने के बाद, तो ड्यूरिंग द टर्म ही इज एन ऑफिस ऑफ पब्लिक होल्डर, तो ये इम्यूनिटी उनके पास नहीं होगी। ये मेन नुकात हैं जो कि फारूक एच नाइक साहब जो हैं उन्होंने बताए और हमने आपको सुनवाए। अब बहस का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर साद रुस मौजूद हैं, कानूनी माहिर हैं। मेरे साथ फैसल वावडा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सेनेटर हैं, और इन्होंने क्लेम भी किया था कि ये होगी, डंके की चोट पे होगी, और वो हो गई।
मिठाई के बगैर बहरहाल आए हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्जिया निगार, तबसरा निगार। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जनाब फ़हद हुसैन साहब हमारे बहुत सीनियर मोहतरम सीनियर सहाफ़ी कॉलमिस्ट, और आप इनके तबसरे भी सुनते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। वावडा साहब, फिर वो हो चुका जो कि होना था, और आज आप सेनेट में सारा दिन मौजूद भी थे। आपने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये सब कुछ होगा। आपको अब 28वीं तरमीम की भी अब बात करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को आज आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया अस्मा साहिबा। देखिए, आज तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तानी कौम के आगे बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, बराना जिसे कहते हैं, माजरत ये लफ्ज़ यूज़ करने में। और इमरान खान साहब की छुरा घोंपने में कोई दो राय अब नहीं होनी चाहिए। यूनैनिमस, ये पहली अमेंडमेंट यूनैनिमस पास हुई, इसमें से अपोजिशन, इत्तेहादी, इंडिपेंडेंट, ये सब नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है, लोग बाहर चले गए। भाई आपके पास 20 वोट थे, 25 थे, 2 थे, 4 थे, आप रजिस्टर कराते। हम नहीं मानते। नंबर 1, 59 टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने एक क्लॉज पढ़ी है, कॉल इन किया है, कोई जवाब नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 243 पे कोई स्पीच नहीं की, ना फेवर ना अगेंस्ट। तो फिर ड्रामेबाजी सोशल मीडिया पे क्या कर रहे थे? ये धौंस दबदबे बदमाशी वाली बातें क्यों कर रहे थे? ठीक है, मुनाफिकों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। और छुरा घोंपने में मैं तो डे 1 से कह रहा था सब छुरा घोंप। ये नहीं आप कह रहे 243 जो कि अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक थी शेख, सोशल मीडिया में तो कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, उसमें कोई तकरीर भी नहीं हुई, क्योंकि हमने माइन्यूटली देखा है। एतराज तो खैर सोशल मीडिया पे तो आ रहा था, लेकिन जिधर आपके पास फोरम है, आपने उसको यूनैनिमस पास किया। अगर आपको समझ आती है कि पाकिस्तान की बका इसी में थी और इसके अंदर बेहतर क्लॉजेज हैं, तो आप पब्लिकली आगे कहते हैं कि ये हम एक्सेप्ट करते हैं और ये हम रिजेक्ट करते हैं। बाइकआउट किया है ना। बाइकआउट किससे कहती है बहन? बाइकआउट के अंदर आप रजिस्टर कराते हैं ना अपने आप को। लेकिन उन्होंने लेजिटिमेट करते, अगर वो उसको करते, वो तो कह रहे हैं ये लेजिटिमेट है ही नहीं। भाई रजिस्टर ये तो कराते कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है ना। और मददगार जी की है, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, वो भी पीटीआई की तरफ से आई है। तो ये हर बार पीटीआई सिस्टम का हिस्सा होती है, यही जमानती है, यही मैं पीट रहा हूँ बहुत अरसे से। और जो मौला जट की सियासत कर रहे हैं, फन्ने खाने की जो बातें कर रहे हैं, मुझे तो वो भी आगे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर वो होगा तो कानून हरकत में आएगा, फेंटा लगेगा, गवर्नर राज लग सकता है, खैबर पख्तूनख्वा और का मेरे घर पे तो लगेगा नहीं ना बहन, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, ठीक है, बैन भी हो सकती है, गवर्नर राज भी रख सकता है, और बहुत सारी चीजें। तो मुझे नहीं लगता वो सब कुछ होने जा रहा है। और अगर होता है तो जी 100 बिस्मिल्लाह आए, फिर आप खुद पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि होने जा रहा है, मगर मुझे नहीं लगता कि होने जा रहा है। तो क्या समझें इस बात को? क्योंकि आपने तो अब तक जो कहा है वो हुआ है, आप ही को हम समझते हैं कि कर रही है कि वो मौला जट की सियासत के चढ़ाई, बदमाशी, दबदबा, बंदूकें, इक्विपमेंट्स लेके आएगी। मैं नहीं समझता, ठीक है जी। पहली बात तो कि वो नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं वो नहीं आएगी, ठीक है। मेरा अपना एनालिसिस ये है, और मैं समझता हूँ मुस्बत सियासत ही केपीके के बंदे को करनी चाहिए। ग्रास रूट से आदमी उठा है, एक अच्छा प्रेसिडेंट है। तो ऐसा ना हो कि लोग रवायती लोग ही बेहतर होते हैं, इनको काम करना नहीं आता, तो वो इमेच्योर ना करो। और इमरान खान साहब के लिए मुस्बत कामों से रास्ता बनाए बातचीत के लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक जो रिवायत नजर आ रही है पिछले 2.5-3 साल से जो मैं बोल रहा हूँ, और आज उसको इंडोर्स कर दिया कि मुनाफिकों के भी बाप है, ठीक है। देखिए, आप मुझे बताएं, 59 टाइम फवाद साहब, 59 टाइम से मैंने पूछा है, 3 दफा में निकाह हो जाता है, अब तो 1 दफा में वो भी हो जाता है, ठीक है। 3 दफा में अगर वो हो सकता है, तो आप 59 टाइम पूछ रहे हैं, 59 टाइम आपने नहीं किया, ठीक है। फिर आपने जिस क्लॉज को प्रोपोगेट किया है, प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च किया सोशल मीडिया पे, उस पे किसी ने कोई तकरीर नहीं की, इस्तिस्ना वाली, ठीक है, किसी ने कोई तकरीर नहीं की, ठीक है। तो उसका मतलब ठीक काम था, तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक अच्छा काम किया, उन्होंने कहा मैं इम्यूनिटी नहीं लूंगा, तो आप उसको प्रेज ही करेंगे ना, उसको अप्रिशिएट ही, गाली तो नहीं देंगे। लेकिन ये मुनाफकत की भी हद है। और देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि मददगार हमेशा पीटीआई होती है। ये आपने एक निज़ाम में, सिस्टम में एक चीज देखी है कि कहीं तो ये किस तरह सियासत कर रहे हैं। तो मैं जब कहता हूँ पर्क्स, प्रिविलेजेस, ट्रैवलिंग, सब कुछ तो ले रही है, तो जमानती तो ये है गवर्नमेंट के। नहीं तो वजीर आजम ने क्यों विड्रॉ किया? सदर साहब ने तो ले ली। इसका मतलब ये कि इमरान खान साहब को फायदा ना हो जाए, इसलिए वजीर आजम ने भी विड्रॉ किया। इसके 2-3 जाविये हैं। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जाविये के अंदर उन्होंने एक मैच्योर पॉलिटिक्स और एक मैच्योर चीज की, आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जाविये हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन वजह इमरान खान साहब बने। देखिए, अल्लाह मुझे माफ करे बड़े बोल से, लेकिन देखिए, इंसान से क्या डरेगा, ठीक है। ये तो उसकी रजा होगी किसी चीज के अंदर, तो उसके बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, अल्लाह ने क्या सोचा ये तो हमें भी आज भी नहीं पता, ठीक है। सो हम जो प्रपोज कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे करूं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आपने कहा कि जो
ہونا تھا یہ ہو گیا اور یہ طے تھا, مگر یہی کچھ تو پچھلے سسٹم میں بھی طے تھا. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ وہ فائل اب یہاں آئی ہے اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں؟ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال کو. یعنی ایک آرمی چیف اور پھر ان کی ایکسٹینشن, پھر وزیر اعظم, پھر ان کی دوسرے کی ایکسٹینشن, پھر یہ سب چیزیں. ایکسٹینشن کی کوئی بات ہو ہی نہیں. نہیں, ایکسٹینشن کی بات نہیں ہو رہی, تسلسل کی بات ہو رہی ہے, نظام کے تسلسل کی بات. 15 سال کے لیے جو نظام جو تھا وہ بنایا گیا تھا. دیکھیں میں تو اس کا بلیور لیکن وہ تو کام نہیں ہو سکتا. میں اس کا بلیور نہیں ہوں. دیکھیں میں تو, لیکن آپ گواہ ضرور ہیں. دیکھیں میں جی گواہ ضرور, لیکن وہ میں نے دیکھا ہے نا, میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. ہم 20 سال کے لیے آئے تھے ایس تحریک انصاف, کچھ نہیں پتہ چلا. تو میں اس کی پروبیبلٹی کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا اگلے 20 منٹ میں کیا ہونا ہے. میں اس کی نہیں بات کری, میں پچھلے کی بات کری ہوں. وہ 20 سال کے لیے آئے تھے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کو ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگلے 20 منٹ کی پریڈکشن نہیں کر سکتے. پاکستان جیسے ملک کے اندر اتنی انپریڈکٹیبل یہاں چیزیں ہیں. لیکن جو میرا موقف ہے نا آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو نوجوان طبقہ ہے, جو ینگسٹرز ہیں, ان کو مزید گمراہ نہ کریں. یہ منافقوں کی شکل ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت غدر مچا رہے ہیں, ان کو اور ایسی دلدل میں لے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم تو, میں جب نکالا گیا تو میں تو اس وقت پارٹی تھی آسمان پہ, خان صاحب تھے چاند پہ, ٹھیک ہے. اور آپ کے شو پہ میں نے کہا تھا اللہ فیصلہ کرے گا, عرش پہ کون آتا ہے, فرش سے اوپر کون جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو آج بھی, لیکن آپ اس آدمی کے ساتھ اتنا ظلم بربریت نہ کریں کہ اس کے جو 0.1% راستہ ہے قانونی طور پہ. مگر یہ تو ان کی خواہشات کے مطابق ہوا ہے. نہیں, ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو رہا نا. دیکھیں ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا تو فیصلہ کچھ اور ہوتا, رزلٹ کچھ اور آتا. دیکھیں استعفیٰ دے دیا. میں ابڑو صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے موقف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن استعفیٰ تو آٹومیٹکلی سیٹ لے لینی تھی تحریک انصاف نے, پارٹی کی سیٹ تھی. جب مجھے سیٹ مل گئی, میری سیٹ کسی کا باپ نہیں لے سکتا تھا, لیکن میں نے سپریم کورٹ میں جا کے والنٹری واپس کی کہ میں نہیں لگتا یہ. تو اللہ کی مہربانی تھی, مجھے واپس سیٹ مل گئی. وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں بہن آپ کھلی بات کریں, یا کالے وہ کالا کے اور سفید کو سفید کے. تو آپ کہہ رہے ہیں آج یہ ڈرامہ جو پی ٹی آئی نے جو ہے ڈرامہ کیا نا, ٹھیک, مدد بھی پی ٹی آئی 59 ٹائمز بھی نہیں اپیئر ہوئی اور کلین چٹ دیا. آپ, میں کیبنٹ کے اندر, پوری کیبنٹ کے اندر جس جگہ پہ مجھے فہد صاحب لکھنا ہوتا تھا نا, میں ادھر رجسٹر کراتا کہ میں اس چیز کے آپ کے ساتھ نہیں. 190 ملین کے اوپر میں نے کہا تھا میں اس کے ساتھ نہیں, آپ کو جیل ہو جائے گی. کابینہ میں کہا تھا نا. تو میرا ساری زندگی میڈیا نے بھی القائد میں رکھا ہوا ہے, میں مجھے ہی پتا ہے اس یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو آپ ریکارڈ کی کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں, آپ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو آپ بے ایمان جھوٹ کس کے ساتھ, گورنمنٹ کے ہے نا, بھائی گورنمنٹ کے ساتھ ہی کریں گے نا, اور کس کے ساتھ کریں گے, باقی تو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا. ساتھ آپ اس کی جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں اس کے اوپر بھی اور ویسے بھی تبصرہ کریں. جو وابڈا صاحب نے کہا ہے, اگر دیکھا جائے ہم پارلیمنٹ کور کر رہے ہیں اتنے عرصے سے, واک اوور ہوتا ہے, اور یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ نکل جائیں گے, آپ بات نہیں کریں گے اور آرام سے سب کچھ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے, ہوا ہے؟ دیکھیے واڈا صاحب پولیٹیکل اسٹریٹجی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی کے ممبر رہے ہیں تو ان کو بھی بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی, خواہ وہ سینٹ سے بوائیکاٹ کرنے کی ہو, تقریر نہ کرنے کی ہو, اس پہ اپنا پروٹیسٹ نہ رجسٹر کرنے کی ہو, سوشل میڈیا پہ زیادہ بات کرنے کی ہو, پبلک ڈیمونسٹریشنز کی طرف نہ ہو, بارز کو موبلائز نہیں کیا, تو ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ آپ 100 اعتراض کر سکتے ہیں. اور میں بھی اس اعتراضات میں شامل ہوں, کیونکہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی پوزیشن کے اندر جو ان کے پوزیشن سے ایمپتھائز کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایکشن آئے, اس میں کوئی, اس کی وجہ سے کوئی بہتری ہو لوگوں کی. اور اس کے اندر بات بالکل درست ہے, پی ٹی آئی کے آج کے ایکشن سے کوئی مثبت ریزسٹنس نظر نہیں آئی. تو میں سیاست کے علاوہ, آپ کی اجازت سے, میں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا عدالت کے پرسپیکٹو میں, اور کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, میں اس پہ تھوڑی سی بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ بھی اس کی گواہ ہیں, واڈا صاحب بھی ہیں, فہد بھائی بھی ہیں, سب ہیں, کہ آئین کے اندر پاکستان میں ہم نے ماضی میں پہلے بھی ایسی ترامیم کیں جو اس وقت تو ہو گئیں, لیکن اگر اس پہ پبلک کنسنسس بلڈ نہیں ہوا, اگر, اور پبلک کنسنسس کا مطلب صرف الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, پبلک کنسنسس کا مطلب ہے کہ عوام کو آن بورڈ لیں, بائے نو ان کا لوگوں سے. جن ترامیم پہ پبلک کنسنسس بلڈ نہیں ہوا, وہ ترامیم دیر پا نہیں رہی ہمارے پورے آئین کی تاریخ میں. 8th امینڈمنٹ کو دیکھ لیں, 17th امینڈمنٹ کو دیکھ لیں. 18th امینڈمنٹ کا پہلا کلوز یہ تھا کہ 17th کو ہم انڈو کر رہے ہیں. حکومت سے گزارش ہے کہ آپ اچھے کام کریں, برے کام کریں, چھوٹی موٹی قانون سازی آپ آخری منٹ پہ ڈرافٹ دکھا کے 2 دن کی بحث پہ کر سکتے ہیں. یہ آئین کی ترمیم ہے.
क्योंकि ये उस बुनियादी चार्टर को इफेक्ट करती है जो मेरे हुकूक और रियासत की पावर का इंटरैक्शन है। तो इस पे अच्छी बुरी बात बाद में, अच्छे आइन भी चल जाते हैं, बुरे आइन भी चल जाते हैं, लेकिन आइन देर पा वो होता है, अच्छा बुरा नहीं, जिस पे लोगों का बायन हो। मुझे लगा कि इस तरमीम के अंदर जो पब्लिक बायन होना चाहिए था, जो किसी प्रोसेस जो हुआ उसके अंदर अच्छा मैं सॉरी गुजारिश करूं कि लीगली प्रोसेस भी हो गया। आपने एक छोटी सी डिबेट करवाई, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजा, स्टैंडिंग कमेटी जो लीगल प्रोसेस है वो भी हो गया। जब हम 18th अमेंडमेंट पास करे थे 2010 में, वो अमेंडमेंट आई थी, 2008 में उसके ऊपर कमेटी बनी थी, 2 साल उस पर बहस होती रही, सब लोगों ने उसके ऊपर बहस की। तकरीबन 9 महीने उस पर बहस हुई। जी, पहली बात यह है कि आज भी अगर इस पे पब्लिक बायन होगा तो ये देर पा तरमीम होगी। हमारी अपनी तारीख ये बताती है कि जिन तरामीम में पब्लिक बायन नहीं थी वो देर पा नहीं होती। दूसरी बात, अदालत के पर्सपेक्टिव में मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि मेरे ख्याल में रियल पॉलिटिक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बन जाने से vis-a-vis कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और करंट 26वीं तरमीम के अंदर भी ताकत को दूसरी उस पे आती हूं, क्योंकि ये इस पे मैंने बात करनी है। मैं पहले आप वाला जो पॉइंट है इसको मैं मजीद आगे आखिरी बात आपकी इजाजत से करूं, ये जो इम्यूनिटी की बातें चल रही हैं, देखिए हमारे आइन का भी और हमारी तारीख का भी, हमारी सियासत की भी ये गवाही है कि लिखी हुई आइन की गारंटी, अगर आपने पिछले 2 साल में इस मुल्क में कुछ भी सीखा है तो वो आपको ये सीखना चाहिए कि लिखी हुई आइन की गारंटी कुछ नहीं जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ना हो। आइन की गारंटी थी कि फला डेट के ऊपर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। आइन की गारंटी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रिजर्व सीटें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आइन की बहुत सारी गारंटीज। आइन की गारंटी है कि स्टेट आपके घर में नहीं घुसेगी, आइन की गारंटी है कि आपको प्रोटेस्ट करने दिया, मगर ये सब होता रहा है। लेकिन आइन की गारंटी से इस्तिस्ना नहीं मिलता। इम्यूनिटीज आइन की गारंटी से नहीं मिलती। कल को कोई और हुकूमत, फैसल वाडा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगले 20 मिनट का नहीं पता, साल में, 2 में, 10 में, 15 में, 20 में ये इम्यूनिटी खत्म की जा सकती है। इम्यूनिटी लोगों की इस मुल्क में सिर्फ एक्शन से होगी। अगर आपने वाकई गलत काम नहीं किया तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी। अगर गलत काम हुआ है और आप आज इम्यूनिटी ले लें तो ये किसी चीज की गारंटी नहीं कि कल आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये जो साथ ने बात की, मैं इससे पहले कि मोहम्मद अली साहब के पास आऊँ, फात साहब, अब गारंटी वाकई वो आर्टिकल 6 है, उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जब हुआ तो उसके बाद बदल गया, तो ये गारंटीज कैसे उसके अंदर आ सकती हैं, एक बात। और दूसरा, सदर साहब के इस्तिस्ना के हवाले से हो या फील्ड मार्शल के इस्तिस्ना के हवाले से हो, ये बात तो हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बाद क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक फियर है बहुत ज़्यादा वो कला के अंदर, कि उसकी भी कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, तो क्या निज़ाम जो है वो तसलसल के साथ चल पाएगा, चलेगा इसी तरह से? शुक्रिया आसमा। देखिए, जिस तरीके से ये पास हुई है अमेंडमेंट, इसमें इसकी 49 शिकें थी, कितनी थी? 59 और एक शिक पे वोटिंग हुई। मुझे तो यही समझ आता है कि उसका मकसद ये है कि एक शिक पे बहस भी हो, और ज़रूरी नहीं है कि पूरी अमेंडमेंट के जो है वो एक साथ ही सारी पास हो जाए। उसमें कोई अच्छी चीज़ें हैं, कोई बुरी चीज़ें हैं, और हम उस पर बात भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ मेरे ख्याल में कौन सी चीज़ उसमें होनी चाहिए थी, कौन सी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बारी नहीं आई। और ये कहना कि जी हमने 2 दिन में बहस कराई और 50 लोगों ने बात कर ली, ये कोई नहीं होता। जो अभी साथ बात कर रहे हैं कि जो 18वीं तरमीम थी, आपने बताया 9 महीने बहस हुई एक ही चीज़ पे, दैट्स द वे टू डू इट। अब इसमें 243 में अच्छी चीज़ है, अच्छा जी उनको एक यूनिटी ऑफ कमांड कर दी है, हमें पता है उसके लिए टाइम कम है क्योंकि ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, बहस हो सकती थी उस पर। लेकिन जो अदलिया के साथ हुआ है उस पर तो डेफिनेटली बहस होनी चाहिए थी। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बड़ी कई ममालिक में है, लेकिन क्या उन ममालिक में एग्जीक्यूटिव जो है वो अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस, या ये कि जज को ट्रांसफ़र करने की पावर्स जो है वो होनी चाहिए? तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें अदलिया जो है वो कमज़ोर की गई है। मेरा ये सिर्फ इसमें मानना है कि हमारा जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से मुझे तो ये लगता है कि मकसद ये नहीं था कि निज़ाम को मज़ीद बेहतर किया जाए, मकसद ये था कि जो कुछ हमने करवाना है वो हम करवा दें। सो आईनी तौर पर लीगली प्रोसेस पूरा हुआ है, लेकिन इखलाकी तौर पर जो है वो पूरा नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में दुख की बात है। और इसीलिए और इतनी बड़ी जमात को ना बीच में लेना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर आ, लेकिन पीटीआई की पॉलिटिक्स पे आपको कोई, देखिए वो तो क्लियर, मैं फैसल भाई से मैं एग्री करता हूँ। हाँ। भाई अगर तो आपने अपोज करना है तो आप आए, आप जाके उनके खिलाफ वोट डालें, सीधी बात है जो आप कर रहे हैं। हाँ। अगर आप नहीं डाल रहे तो आप एक आसान रास्ता कर रहे हैं कि जो बॉयकॉट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत को बहुत ज्यादा
استحकाम नहीं पहुंचाई। 80 मेंबर्स के साथ आप क्या कुछ नहीं कर सकते। हमने तो 17 मेंबर्स के साथ पॉलिटिक्स देखी है। उनकी जमात में जो कंफ्यूजन है वो तो है ही है, लेकिन मेरे ख्याल में इस टाइम अगर आप मेरे से पूछें, असल चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत सियासी फैसले नहीं है, वो तो बड़े अरसे से हो रहे हैं। असल चीज़ है कि इस निज़ाम, ये जो अमेंडमेंट पास हो रही है, इसके ज़रिए जो हमारा निज़ाम है उसमें कौन सी कमज़ोरियाँ होने जा रही हैं, उन पे बात ही नहीं हुई। और अब वो कानून इस पे भी हमने बात करनी है। सर पहले 243 इस्तिस्ना क्यों ज़रूरी था फील्ड मार्शल के लिए कि वो इस्तिस्ना लेते? इतनी इज्जत उन्होंने कमाई है, वो कमा रहे हैं, इतनी बड़ी जंग जीती है। ये एक सवाल है जो कि कॉमन पूछा जा रहा है। और सदर साहब को इस्तिस्ना, तो ये दो चीज़ें जिस पे मैं चाहूँगी कि आप बताएं, और कमांड पे बाद में आते जी देखें मेरे ख्याल में इसके पीछे जो सोच है वो बुनियादी तौर पे ये है कि देखें जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम भी होता है उसमें तमाम तर फैसलों का जो ज़िम्मेदार जिसको समझा जाता है और आवाम के सामने जो अकाउंटेबिलिटी का जो पहलू है प्लस उनकी नुमाइंदगी का पहलू है वो वज़ीर आज़म और कैबिनेट होती है बेसिकली, और वो आवाम को अकाउंटेबल भी होती है और आंसरेबल भी होती है, और हर 4-5 साल के बाद उनको एक्सटेंड करने या उनसे जान छुड़ाने का इख्तियार आवाम के पास एक जमहूरियत में होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सदर और रियासती इदारे हैं उनके हवाले से थोड़ी सी सोच मुख्तलिफ है, और वो अगर पाकिस्तान के आइन का आप इर्तिका भी पढ़ें तो उसमें ये फ़र्क आपको नज़र आता है कि रियासत का जो सरबराह है वो हेड ऑफ स्टेट तो सदर है, और उसी तरह जो रियासती इदारे हैं वो बुनियादी तौर पे तो एग्जेक्टिव फंक्शन ही, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की लॉजिक से आपसे बात करूं तो बुनियादी तौर पे रियासत के सारे इदारे एग्जेक्टिव ही हैं ना, मिलिट्री एग्जेक्टिव है या सिविल एग्जेक्टिव है, तो वो तो उस पॉलिटिकल विल जिसको प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मैनिफेस्ट रिप्रेजेंट और आइडियलाइज करता है उसका एग्जीक्यूटिंग आर्म है। तो उनको अगर आप अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं इसलिए कि उनको हुक्म दिया गया है या उनको इजाज़त दी गई है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो स्पिरिट है जिसमें डिस्टिंग्विश किया गया है कि रियासत तो अवाम के नुमाइंदों को जवाबदेह होती है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस की तारीख है वो एक मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि फील्ड मार्शल का जो ओहदा है, जाहिर है वो तो एक एजाज है, ओहदा तो नहीं है। नहीं, फील्ड मार्शल ओहदा नहीं है और वो एजाज है, और उस एजाज की प्रोटेक्शन के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें इसमें जिस तरह आसान अल्फाज में जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो एक 5 स्टार मिलिट्री ऑफिसर है, तो इसी तरह जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट है वो भी 5 स्टार मिलिट्री ऑफिसर है, इसी तरह जो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स है वो भी 5 स्टार की वो पॉसिबिलिटी रखी गई है। इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी को जो है बाकी 2 सर्विसेज के ऊपर कमांड दे दी गई है, ये समझना ज़रूरी है। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है, हम चूँकि ज़्यादातर हमें आदत भी है और तारीख भी है कि हम इसको सिविल मिलिट्री रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह सैकड़ों साल में जंग का इर्तका हुआ है उसी तरह कमांड स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन्स में भी इर्तका हुआ है। फाज साहब के साथ हमने कई दफ़ा इस पर बहस की है कि इस दफ़ा जो मई में जंग लड़ी गई थी ये मैं समझता हूँ इंसानी तारीख में एक यूनिक जंग थी। ये 7-8 डोमेन्स में साइमल्टेनियसली लड़ी गई थी। ये जंग सिर्फ आसिम मुनीर साहब ने नहीं लड़ी थी, ये जंग सिर्फ एयर मार्शल सिद्धू ने नहीं लड़ी थी, ये पाकिस्तान के 7-8 डोमेन्स ने साइमल्टेनियसली लड़ी थी। उसके बाद ये एहसास उभरा, और फिर अभी इस वक्त जो एक्सरसाइजेस बहुत हाई लेवल की भारत भी कर रहा है वो अपने फोर्स पोस्चर को और साथ ही साथ अपने कमांड स्ट्रक्चर को भी रिफाइन कर रहा है। वो ऑलरेडी इंटीग्रेशन की तरफ जा चुके हैं, अमेरिका, बरतानिया। अच्छा, एक और कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखें पॉलिटिकल सिस्टम आपका जो मर्जी हो, कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है चीन में, वहां भी सेंट्रलाइज्ड है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दुनिया में बेहतरीन कौन सी समझी जाती है? बरतानिया की, तो वहां भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अमेरिका में जो, लेकिन इसमें जो दूसरा एक चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, अमेरिका पूरी दुनिया को 100 से ज़्यादा उसके बेसिस हैं पूरी दुनिया में, उसकी कमांड्स हैं, उनके जो सर्विस चीफ होते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो सिर्फ ट्रेनिंग के, लॉजिस्टिक्स के, फाइनेंस के और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो जंग लड़ी जाती है उसको एक प्रोजेक्ट की तरह, जो मसलन सेंटकॉम का एरिया है, इसके अंदर जो सेंटकॉम का चीफ होगा वो एक प्रोजेक्ट प्लान करेगा कि जनाब मुझे इतने जहाज चाहिए, मुझे इतने शिप्स चाहिए, मुझे इतनी सैटेलाइट्स चाहिए। ये तो प्योरली दिफाई एतबार से है ना, उस पे अभी भी जो जंग है हम अब अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, हम अपनी डॉक्ट्रिन को ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। आसमा, हम इस वक्त मिशन ओरिएंटेड
वॉरफेयर पे जा रहे हैं बजाय कि हम सर्विस ओरिएंटेड, ये एयरफोर्स ने अपनी जंग लड़नी है, आर्मी ने अपनी लड़नी है, नेवी ने अपनी लड़नी है, इस तरह नहीं होगा। उसके इंटीग्रेशन और आखिरी बात, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत 9 गुना ज्यादा आपसे दिफाई बजट है, आप उससे टैंक फॉर टैंक, एयरक्राफ्ट फॉर एयरक्राफ्ट कंपीट कभी भी नहीं कर सकते। तो आप सिनर्जी के जरिए एफिशिएंसी, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, इन चीजों में भी लाएंगे। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर के हवाले से भी इसमें एक चीज वाज़ेह की गई है कि जो न्यूक्लियर कमांड होगी वो CDF की रिकमेंडेशन की बुनियाद पे अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ही करेगा, जो कि अभी भी उसी तरह ही है। तो इसमें एक डिस्टिंक्शन दी गई है स्ट्रेटेजिक मामलात को कन्वेंशनल सब कन्वेंशनल से। तो इसका मकसद कोई सिविल मिलिट्री रिलेशन में तो इस वक्त तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन जो सर्विसेज के दरमियान सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर बनाया गया है। मैं आपको एक चीज़ आपके तवज्जो से बताना, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट समझता हूँ। देखें, आपको याद होगा हमारी एयर चीफ और आर्मी चीफ से फ्रैंकली इस पे बात भी हुई कि आपने कैसे इसको प्लान किया। तो मुझे आर्मी चीफ ने खुद बताया कि जनाब ये मेरी जिस दिन मिसाइल हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर 10 मई को, मेरी रात 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक एयर चीफ से 97 टेलीफोन कॉल्स हुई हैं। तो मैंने उनको लाइट नोट पे कहा कि मतलब आप साथ ही बैठ के प्लानिंग कर लिया करें, आप 97 कॉल्स क्यों कर रहे हैं। तो मैं ऑन अ सीरियस नोट समझता हूँ कि ये एहसास उभरा है कि हमें प्लानिंग कोऑर्डिनेशन इकट्ठी करनी चाहिए। एग्जीक्यूशन जो है फिर वो एयरफोर्स कर रही है, नेवी कर रही है, आर्मी कर रही है, वो फिर बात बड़ी तफसील से बता दिया, इसकी ज़रूरत भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब ये जो 27वीं तरमीम हुई है, इसके असरात क्या होंगे, इससे तब्दीली क्या आएगी, इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस क्या होंगे, ये बहुत अहम है जानना। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वावडा साहब, निज़ाम यही चलेगा, कोई तब्दीली इस आईनी तरमीम के बाद आएगी कि नहीं? तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। नारा आपने सुना था ना, वो अप्लाई यहाँ हो गया। अच्छा, नारा गलत उस वक्त से पहले दे दिया था, अप्लाई यहाँ हो गया। देखिए, ये तो आसमा साहब बहन मेरी पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करें, ठीक है जी। तो उसके अंदर तो बड़ी मेरी क्लैरिटी है। नंबर 2 ये कि सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के अंदर 1 पेज पर है, ठीक है। सो उसके अगर बेनिफिट आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए और वो फील्ड मार्शल लेके आ रहे हैं, हमें प्रॉब्लम क्या है? शहबाज शरीफ साहब की क्वालिटी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ये काबिलियत दिखा रहा है तो उसको लेट हिम परफॉर्म द जॉब। हमारा पहले ऐसा है, ना हमें काम करना आता है, ना हम करेंगे ना करने देंगे, तो उसमें मुल्क का ही नुकसान हुआ, ठीक है। दूसरी बात, तो निज़ाम यही चलेगा। देखिए, आजकल ना पहले पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ होती है, आप मकबूल गाड़ी है हाइब्रिड, ठीक है जी। तो हाइब्रिड निज़ाम जो है ना वो सूट करता है। और मैं तो मद्दा भी स्टैब्लिश डेमोक्रेसी का हूँ, तो मेरे व्यूज़ तो बड़े क्लियर हैं। ये कॉम्बिनेशन से मुल्क आगे जा सकता है। आप क्या समझते हैं, सिविलियन हुकूमत, चाहे वो मैं हूँ, कोई और हो, या कोई और XYZ की जंग हम लड़ते हैं, या जंग की स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, या जंग को जीत के हम लाते हैं, या फॉरेन डिप्लोमेसी हम करते हैं, इसको फिर इसको एक्सेप्ट कर लें आप, कोई प्रॉब्लम क्या है? अब आपको इसको डिबेट का हिस्सा, क्योंकि आप मेरी बहन है, आपने इस हफ्ते जो मुसवदा पास हो गया ना, अब उसको डिस्कस करना है। और उसके आगे अंदर है कुछ भी नहीं, जो पास करना था हमने कर दिया, आगे भी हमने जो पास करना है वो भी हम कर देंगे। आप लोग पास होने का डिस्कशन आगे क्या करने चाह रहे हैं, बताइए। 28वीं तरमीम, क्योंकि आप क्लेम कर चुके हैं। मैं तो देखिए, मैंने तो आपने 26वें 27वें कर दी थी। हाँ, 1 साल पहले मुझे तो डेट दिखाई जियो ने ब्लैक वो करके बॉर्डर के साथ, तो मुझे समझ आया कि अच्छा मैं थोड़ा अच्छा रीड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 28वीं तरमीम किस बारे में होगी? NFC वगैरह के हवाले? जो 27वीं में नहीं, 28वीं में कर देंगे। जो भूल गए वो याद कर लेंगे उधर। तो इसमें क्लैरिटी रखें। देखिए, हमारा काम अब आप कहते हैं कि जी जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग, ये एक मुद्दा बना ली डिस्कशन, ठीक है जी। मैं सेनेटर इलेक्ट हूँ कराची से, मेरी ख्वाहिश है कराची में सेशन हो, लेकिन मुझे ट्रांसफर है इस्लामाबाद में किया हुआ है, तो नौकरी से नखरा नहीं हो सकता ना, आपसे पूछ के नहीं कर सकते हम काम। जहाँ जरूरत होगी वहाँ कर देंगे। अगर आप ये कहें कि जी इन्फ्लुएंस करेंगे, अगर वो जज सही फैसला नहीं करेगा तो उसको हटा देंगे, तो मैं इसको दूसरे जाविये में क्यों ना देखूंगा? अगर वो वहीं रहेगा तो मेरे खिलाफ, मेरिट के खिलाफ भी अगर फैसला करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हर चीज़ की 2 साइड है ना, आप एक साइड क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है फहद साहब कि सिस्टम इसी तरह से चलेगा। और जाहिर है इस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा 27 तक तो एक टर्म है, फिर इलेक्शन जो है वो 29 में होने हैं, फिर 29 के बाद फिर दोबारा से भी प्राइम मिनिस्टर उससे पहले ही तोसी दे सकते हैं। तो ये आपको लगता है कि 10-15 साल जो हैं इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ ये मामला चलेंगे?
देखिए अभी पहले 20 साल की बात हो रही थी, तो अगेन उसी तरीके से अब ये 15 साल की या 10 साल की बात हो रही है। और हम माजी में देख चुके हैं कि 10-10 साल के स्टिंट्स हुए भी हैं, तो ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसमें ना हमें फैक्टर करना पड़ेगा आसमा, कि वो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले या 80 की दिहाई में या 2000 में जिस तरीके से पाकिस्तान था और दुनिया थी और पाकिस्तान के अवाम थे और यूथ थे, वो चेंज हो गया ना, डेमोग्राफिक भी चेंज हुए, पॉलिटिक्स भी चेंज हुई है। मेरे ख्याल में अगर हमें मुल्क को स्टेबिलिटी के साथ इस्तेहकाम मिल रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस मिल रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो इसेंशली जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं। जब एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो फिर ये डाउनसाइड उसकी आती है। अदलिया अगर कमज़ोर होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों पे आता है। कल को मेरे ऊपर या आपके ऊपर जब कोई सरकार की तरफ से मुसीबत आएगी तो हम किधर जाएंगे। इसीलिए उस 1973 के आईन में सब कुछ लिखा हुआ था। अब ये जो अमेंडमेंट पास हो रही है ये कानूनी तौर पर हो रही है, ये पार्लियामेंट पास करी है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आईनी तौर पर वो गलत है, बात ठीक है। लेकिन अगेन पॉइंट जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर कोई पास कर भी रहा है तो उसको भी तो मालूम होना कि वो क्या पास करने जा रहा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। आज जिन लोगों ने ये पास किए हैं अमेंडमेंट्स, आई एम श्योर उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन आप वही कंपैरिजन करें जो पहले करे थे कि 18वीं तरमीम जब पास हुई और जब ये वाली पास हुई, उसमें फर्क देखें ना। जब 8-9 महीने जब गुफ्तगू हो रही है, मीडिया पे बात हो रही है, सिविल सोसाइटी में बात हो रही है, शोर खड़ा हो रहा है, उनके बीच में उनका इनपुट भी आता है, प्रेशर भी बढ़ता है जिन लोगों ने पास करना है। जब आप उसको 2 दिन में पास कर देंगे, 3 दिन में, तो प्रेशर आया नहीं, उन्होंने पास कर दिया। लेकिन देखें ना, वो कह रहे हैं निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का आप देखें ना, हमने देखा अनफॉर्चुनेटली कि वज़ीर आज़म को घर भिजवाया गया या उनको फांसी पे चढ़ाया गया या जो भी है, वो भी हमने देखा कि समोसे की कीमतें भी तय करती थी अदालतें। तो 2 एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं, एक वो एक्सट्रीम है और एक ये एक्सट्रीम है जिसमें कम्प्लीटली कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में अदालतें हों। देखिए मैम, इस बात को मैं बतौर वकील सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हमारी अदालतों ने ऐसे फैसले किए हैं जो बड़े गलत हैं। ऐसी ओवररीच हुई है चीफ जस्टिस से जो दुरुस्त नहीं थी। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में हुई, उसके बाद साकिब निसार साहब वगैरह के वक्त में हुई। हम अदालत की तारीख को अनमार्ड नहीं कह रहे, डिक्टेटरशिप्स को ओके किया, भुट्टो साहब को फांसी दी, बाद में माजरत की। अदालत की तारीख पार्लियामान की तारीख की तरह, फौज की तारीख की तरह, बार्स की तारीख की तरह, ब्यूरोक्रेसी की तारीख की तरह अदालत की तारीख भी ठीक नहीं है। लेकिन एक बुनियादी सी इफेक्टिव बात है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर, दुनिया का कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, उस सिस्टम के अंदर अगर स्टेट और सिटीजन के दरमियान में कोई इख्तलाफ आ जाए तो वो सिस्टम खुद प्रोवाइड करता है कि आप किस फोरम पे जाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई होगी जिसमें आपका फेयर चांस है कि हो सकता है स्टेट के खिलाफ फैसला आ जाए, दादरसी हो सकता है मेरे खिलाफ फैसला आ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचता हूं कि इलेक्शन ठीक नहीं है तो मैं एक ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहता हूं जो वोट काउंट करके उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये सही है, ये गलत है। और अगर वो मेरे खिलाफ फैसला हो तो मुझे मजीद बात करने का कोई इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, सब लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट है, मेरे खिलाफ फैसला आ गया। ठीक। अगर मुझे पुलिस वाला रोकता है रस्ते में, कहता है कि आपकी गाड़ी यहां से नहीं गुजर सकती, तो मैं उस पुलिस वाले को जो चैलेंज करूंगा तो कोई ऐसा फोरम हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जहां पे उसकी बात सुनी जाए, मेरी बात सुनी जाए, एक इंडिपेंडेंट फैसला हो। फोरम तो अभी भी मौजूद नहीं मैडम, सॉरी, गुजारिश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की सूरत में नहीं है। मैं गुजारिश तो लग है। मैं गुजारिश करूं, जितने भी आईनी मुकदमे हैं वो आईनी इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर स्टेट और सिटीजन के राइट्स इन्वॉल्व हैं। मैं इसको थोड़ा आसान करूं, वो आईनी इसलिए हैं क्योंकि उसमें एक फरीक हुकूमत है। हर आईनी मुकदमे में एक फरीक हुकूमत है। मसला ये है कि अगर फरीक खुद पिक करेगा कि ये 3 जजेस हैं जो मेरा मुकदमा सुनेंगे तो फिर मसाइल तो फिर मेरे पास, मैं सॉरी आखिरी जुमला इसमें कहूं, पिछले 26वीं तरमीम के बाद से बतौर वकील मैं कह रहा हूं, लोग आपके पास जो पहले आके कहते थे कि यार ये फलानी की अपॉइंटमेंट गलत है, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, हुकूमत ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया, मैं चैलेंज करना चाहता हूं, कोई और बात, तो आप उन्हें कहते थे हम अदालत चले जाएंगे और कुछ मुनासिब रिलीफ लेंगे। अब लोग आके आप सबसे पहले बात ये करते हैं कि सर अदालत से अदालत असी कोई नहीं जाना क्योंकि उतों रिलीफ नहीं मिलना, दसो गल के नाल कर सकते हो। जब सिस्टम के अपने चेक्स ठीक नहीं रहेंगे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, निजाम के अंदर उसका रिलीफ नहीं सीख करेंगे। वावडा साहब, इसका आप जवाब एक लाइन में दे सकते हैं या ब्रेक के बाद में आपसे ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि फिर किस तरह से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है जब, और जो बताया नाइक साहब ने उसका क्या प्रोसीजर होगा, एग्जीक्यूटिव पहले जज को लगाएगा, तो फिर एतबार कैसे आएगा इस सिस्टम के ऊपर, और फिर
जो असल मामला है वो ये कि ये आइन इससे मजबूत होगा या कमज़ोर। ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वावड़ा साहब, आप कुछ कहना चाहे थे इससे पहले कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से एक कंट्रोवर्सी है, ये आगे भी बढ़ सकती है और ज़ाहिर है इसके असरात मुरतब होंगे। देखिए आसमा साहब, आप मुझे बताएं कि एक्सक्यूज़ मी, कोर्ट्स का माजी क्या रहा है? मुशर्रफ साहब को कोर्ट्स ने ठप्पा लगा के अप्रूव कर दिया, भुट्टो साहब को फांसी दे दी। उस वक्त की वो कोर्ट ठीक थी, 45 साल के बाद ये कोर्ट ठीक हो गई कि हमसे गलती होगी, वापस लाएं भुट्टो साहब पे। दे मुझे भुट्टो साहब, नहीं दे सकते ना। उसके बाद नसला टावर गिर गया, उधर बड़ी बड़ी उससे हम बड़ी इमारतें हैं, वो नहीं गिरी, जब बन रही थी तब देख रहे थे तब कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आपने कभी किसी को सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया, फिर उसको रिवर्स कर दिया, फिर किसी को आपने एग्जाइल में भेज दिया गया, चोर बेईमान है, फिर आप उसको ले भी आए। आपने आधी रातों केसेस रिवर्स भी कर दिया, आधी रातों केसेस बना भी दिए। प्लस मैं तो खुद इस सिस्टम का डसा हुआ भी हूँ। मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, तो मुझे तो डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ किया गया, जो प्रेसिडेंट ही नहीं है, कभी आज तक हुआ ही नहीं था कोर्ट के अंदर। मेरे जैसे और कई केसेस थे। ठीक है, तो आप किस निज़ाम की बात करें? आप अगर मुझसे पूछे तो मैंने यही सोचा ना, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इसको आगे देके मैंने इसको ठप्पा लगाया कि फटाफट करो इस काम को। क्यों करो? क्योंकि अगर मुझे पता होता कि गलती के ऊपर सजा मिल सकती थी, फिर मैं सुकून में होता। लेकिन सजा और जजा का निज़ाम नहीं पाकिस्तान का। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि अब जाहिर है कि अब तो ये मामला खत्म हो गया, इसका कोई रिजेंटमेंट, एक लाइन है कि रिजेंटमेंट कोई नहीं है। आप लोग ना पता नहीं इतनी बहस क्यों कर? मेरा भाई आइडियलिस्टिक मैंने उनसे वाइंड अप भी कराना, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, किस चीज की बहस कर रहे हैं? आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर काफी अरकान, निजाम मर रहा है, जमहूरियत खत्म, तो इसके ऊपर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। ये बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ गुजारिश करूं एक छोटी सी, यहाँ आप उनके साथ मुत्तफिक हैं? छोटी सी गुजारिश जी। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एक बात, ठीक, ये जो ट्रांसफर पे रिटायरमेंट वाली बात है और ये जो दूसरी, देखिए ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नहीं है। कहा यह गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप किसी भी हाई कोर्ट के जज हो, आप लाहौर में, कराची में, पेशावर में मुकदमा सुन रहे हैं, तो आप एक मुकदमा सुन रहे हैं, जिस मुकदमे से हुकूमत या ताकत वक्त को थोड़ी ठेस पहुंचे, तो आप हर वक्त इस शैडो में रहेंगे कि अगर मैंने फैसला कर दिया तो मुझे ट्रांसफर कर देंगे, वरना फायर कर देंगे। अब मैंने दोनों से भी लेना है। बिल्कुल, आपको लगता है कि ये अब निज़ाम वाकई तब्दील होगा इससे और कुछ मुस्तहकम होगा निज़ाम? नहीं, देखिए एक तो अब ये अमेंडमेंट तो पास हो जाएगी, उसके बाद जो मुस्तहकम होगा वो सिस्टम होगा, जो कमज़ोर होगी वो अदलिया होगी, और जो कमज़ोर होंगे वो फ्रीडम्स होंगे। और पीटीआई का क्या होगा? क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी थी। पीटीआई ने तो अपनी हर फैसला सियासी जो है वो गलत किया है, ये भी गलत किया है, देव मिस द बोट। तो ना उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है एज समबडी जो रेजिस्ट कर रहा है, ना ही किया। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल बीच में एक शॉर्टकट निकाला है और अपने आप की उनकी जो रेलेवेंस जो है बड़ी कम हुई हुई है, वो और ज़्यादा कम होगी। उनका जो अगर इस सिस्टम में किसी तरीके से वापसी का इम्कान था वो भी कम होगा, तो उनको तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, जो एक एग्जीक्यूटिव है आपकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और आपको लगता है कि फ़ौज के अंदर भी ये जो मरबूत निज़ाम है ये पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो इन्वेड नहीं करेगा, आगे बढ़ाएगा इस चीज़? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि ये फ़ौज के अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग का ये पार्ट है, और हम चूँकि एक स्ट्रक्चर और एक अपॉइंटमेंट को बहुत अहमियत देते हैं, तो मैं ये तस्दीक करना चाहूँगा कि फ्यूचर में कोई गारंटी तो नहीं है कि हर आर्मी चीफ जो है वो फील्ड मार्शल ही होगा। ये तो इस वक्त एक सिचुएशन है, क्योंकि ही हैज़ माशाल्लाह डिफीटेड इंडिया इन 3 days सो डिसाइसिवली। तो ये है, तो हर आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल होना कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज में एक इंस्टीट्यूशनल इर्तिका का जो अमल गुजर रहा है, उसमें तीनों की सिनर्जी की बात हो रही है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग और एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिस पे डिसीजन लिए जाए, एफिशिएंट हो, हार्ड हिटिंग हो। और बुनियादी तौर पे जो हमारी डॉक्ट्रिन है क्विड प्रो को प्लस की, उसका मतलब ये है कि जनाब ये उसकी स्ट्रक्चरल मैनिफेस्टेशन है। उसके अलावा जब भी किसी भी डोमेन में हम पे थ्रेट आएगा, हम उस डोमेन में इंडिया को हम मुंह तोड़ जवाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।